नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 26। दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स है। दोस्तों आर्टिकल 25 को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 26 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 26 है ये कहता है कि ये राइट्स प्रोवाइड करता है। किसको राइट्स देता है दोस्तों? रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये आर्टिकल राइट्स प्रोवाइड करता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकें। मतलब रिलीजियस अफेयर्स का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, इससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो धर्म के लोग खुद ही डिसाइड करें एंड खुद से ही अपने जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं खुद से ही मैनेज कर सके। बट दोस्तों अब बड़ी बात यह आती है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है। आर्टिकल 25 था दोस्तों जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कि वो इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। मतलब कि हमारी अपनी मर्जी है हमें किस धर्म को फॉलो करना है, किस धर्म को फॉलो नहीं करना है। बट दोस्तों ये आर्टिकल इंडिविजुअल को नहीं मिलता, ये मिलता है रिलीजियस डिनोमिनेशन को। ये एक कलेक्टिव राइट है दोस्तों। कलेक्टिव मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया है, ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया गया है, बट किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर किसी को बनना है, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मतलब सेटिस्फाई करना होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले वो एक ग्रुप होना चाहिए। मतलब अगर किसी को रिलीजियस डिनोमिनेशन बनना है तो वो एक ग्रुप होना चाहिए जिनका अपना एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए। मतलब खुद के अपने कुछ ऐसे विचार होने चाहिए अपने धर्म को लेकर। मतलब जितने भी ग्रुप में लोग हैं इन सबका एक कॉमन विचार होना चाहिए, एक कुछ सिस्टम ऑफ बिलीफ होने चाहिए कि वो उनके धर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों इनके अपने कुछ रूल्स होने चाहिए कि उनके धर्म में क्या क्या रूल्स होने कि किस लोग मतलब अगर जो इस धर्म को फॉलो करेगा उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। इसका मतलब यही हो गया कि दोस्तों यूनिक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि मान लीजिए उन्होंने अपने धर्म के लिए कुछ बिलीफ्स बना रखे हैं, कुछ विचार बना रखे हैं, तो उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाएंगे ताकि ये जो बिलीफ्स बनाए गए हैं इसको सही से फॉलो किया जाए। तीसरा है दोस्तों यूनिक नेम भी होना चाहिए इस ग्रुप का। ग्रुप तो बना लिया बट ग्रुप का कोई नाम भी रखना है दोस्तों, अनजान नाम से नहीं हो सकता है, कोई यूनिक नेम भी होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि जो भी ये कर रहे हैं ये मैंडेटरी हो ताकि उनका जो भी धर्म से रिलेटेड स्पिरिचुअल वेलबींग है वो अचीव हो सके। मतलब दोस्तों इसमें चार चीजें हैं। ग्रुप होना चाहिए, इनके अपने कुछ रूल्स होने चाहिए, इनका यूनिक नेम होना चाहिए एंड मैंडेटरी होना चाहिए इनके धर्म के लिए। तो दोस्तों अगर कोई चीज मैंडेटरी होनी चाहिए इसका मतलब वो एसेंशियल है। तो अगर हम इन सारी चीजों को सम अप करें एक शब्द में तो इसका मतलब है दोस्तों एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस डिनोमिनेशन वही होते हैं जिनकी कुछ अपनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं कि जो कि मैंडेटरी हो उनके वेलबींग के लिए, उनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा रिलीजियस डिनोमिनेशन। आप समझ गए रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब एक ग्रुप होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को यह आर्टिकल राइट प्रोवाइड नहीं करता। अब दोस्तों इसका एग्जांपल अगर मैं दूं कि मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन का एग्जांपल दूं तो एग्जांपल दोस्तों ये लिखा हुआ है दैट रामाकृष्ण मिशन हमारा एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज का अपना एक ग्रुप है, उनके कुछ अपने बिलीफ्स हैं, प्लस दोस्तों उनका अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है आर्य समाज के लोगों का। देन दोस्तों उनका नाम ही अलग है। आर्य समाज आपको पता है एक यूनिक नेम है, उसका कॉपीराइट कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर दोस्तों जो भी करते हैं मैंडेटरी है उनके वेलबींग के लिए, उनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो दोस्तों ये था एग्जांपल। अब दोस्तों आपको पता है कोई भी राइट होता है, चाहे आर्टिकल 25 हमने पढ़ा है या पीछे के जो भी राइट्स पढ़े हैं उससे पहले आर्टिकल 12 से लेकर अभी तक जितने हमने पढ़े हैं उन सब में दोस्तों क्या था कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं था। मतलब उस पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इसी प्रकार दोस्तों इस आर्टिकल में भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको राइट दे दिया है रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का तो आप जो मर्जी करें। कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारी गवर्नमेंट हम पे लगा सकती है। दोस्तों आर्टिकल 25 में हमने पढ़े थे टोटल 4, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट्स भी दोस्तों उसमें था। एंड इसमें क्या है दोस्तों एग्जैक्टली वही तीनों स्टार्टिंग के कॉपी कर रखे हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब आपके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने से अगर किसी का मतलब अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, मतलब हमारी जनता है उसमें जो शांति का वातावरण बन रखा है अगर वो खराब होता है, मतलब पब्लिक ऑर्डर अगर खराब होता है आपके इस रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने से, तो दोस्तों हमारी सरकार हम पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ये काम करने से।
दूसरा है दोस्तों मोरालिटी, मतलब जो भी आप मैनेज कर रहे हैं ऐसा ना हो वो इलीगल हो, दैट शुड बी लीगल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो दोस्तों इसका मतलब यही है, वो लीगल होना चाहिए। प्लस दोस्तों किसी के हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके इस चीज का। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। तो दोस्तों अगर इन तीनों में से कोई भी काम ये लोग करते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो जो सरकार होगी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये अलाउड है सरकार को अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये था दोस्तों बेसिक। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत ही फेमस केस है शबरीमाला टेम्पल केस। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस केस है, आज भी हमारे देश में इस केस के ऊपर डेली चर्चा होती रहती है। अभी भी आप न्यूज देखेंगे तो ये केस काफी न्यूज में आता रहता है। एंड दोस्तों ये जो बेसिक हमने पढ़ा ये अभी काम आएगा हमें ये चीज को समझने के लिए। आप एक चीज याद रखना कि जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है यहाँ पे सिर्फ 3 है, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 25 में था कि फंडामेंटल राइट भी था, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल अपने धर्म को फॉलो करने में किसी दूसरे इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता था तो सरकार उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती थी। बट दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल राइट का सीन नहीं है, मतलब अगर इनके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने से किसी के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है तो सरकार रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, मतलब ये वायोलेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ये चीज को समझने में काम भी आएगी दोस्तों। अब दोस्तों शबरीमाला टेम्पल केस क्या है, ये मंदिर है एक केरला के अंदर। शबरीमाला टेम्पल है दोस्तों केरला में। वहां पे क्या किया कि वुमेन्स को रोक दिया गया, मतलब वुमेन्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वुमेन्स जो कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिला हैं वो इस मंदिर में लॉर्ड अयप्पा के दर्शन नहीं कर सकती। अब दोस्तों ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है कि पुरुष जाके मंदिर में माथा टेक सकते हैं एंड महिलाओं को रोक दिया गया। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड से समझाता हूं कि दोस्तों एक रूल बनाया था वहां की गवर्नमेंट ने, केरला ने, कि केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल्स 1965 में दोस्तों ये बनाया गया था। इस रूल में वैसे दोस्तों एक सेक्शन 3 है जिसमें लिखा गया था साफ साफ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल में ये किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर किसी को पब्लिक प्लेस बना रखा है दोस्तों वहां पे सब लोग जा सकते हैं। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो गवर्नमेंट वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती हमारे ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बट दोस्तों इसमें एक रूल बनाया था, इसी एक्ट के तहत एक रूल बनाया था जिसे कहा जाता है रूल्स 3 सब क्लॉज बी। इस रूल में बोला कि महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी इस टेम्पल के अंदर कि वो लॉर्ड अयप्पा के दर्शन ले सकें। 10 से 50 साल तक दोस्तों एज ग्रुप रखा, क्योंकि इस एज ग्रुप में दोस्तों महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है। अब दोस्तों जो लॉर्ड अयप्पा हैं इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो भक्त हैं, उन्होंने बोला कि लॉर्ड अयप्पा हमारे इटर्नल सेलिब्रेट हैं। इटर्नल सेलिब्रेट का मतलब दोस्तों प्योर आप कह सकते हैं कि मैं अगर आपको इस वर्ड का मतलब समझाऊं खाली, तो इस वर्ड का मतलब होता है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखता तो उसे हम इटर्नल सेलिब्रेट कह सकते हैं, मतलब पूरी लाइफ टाइम में उसने कभी किसी महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा दोस्तों। एंड हिंदी में इसे दोस्तों नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। वो ब्रह्मचारी थे, मतलब महिलाओं से उनका कोई लेना देना नहीं था। इनके फॉलोअर्स ने यही चीज बोली कि लॉर्ड अयप्पा इटर्नल सेलिब्रेट है, मतलब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, महिलाओं से ये दूर रहते थे, उनके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं था, इनकी शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने बोला, लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स ने बोला कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र में जो महिला होती हैं उनको पीरियड्स होता है। एंड दोस्तों पीरियड्स को इम्प्योरिटी मानते हैं बहुत लोग, वो बोलते हैं कि महिला जिसको पीरियड्स होते हैं वो इम्प्योर होती है। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि जो हमारे लॉर्ड अयप्पा साहब हैं ये तो प्योर हैं। प्योर क्यों हैं? क्योंकि ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। तो अगर 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाएं इनके दर्शन करेंगी तो ये एक तरह से क्लैश कर रहा है कि वो प्योर हैं एंड महिला इम्प्योर है, इसलिए इनकी एंट्री रोक दी कि ये भी इम्प्योर हो जाएंगे अगर ये महिलाएं इनके दर्शन लेंगी। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसी रूल को दोस्तों चैलेंज कर दिया गया केरला हाई कोर्ट में
कि ये डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 14 का, 15 का, 17 का एंड 25 का। आर्टिकल 15 में दोस्तों क्या है कि पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 में। बट दोस्तों यहाँ पे महिलाओं को रोक रहे हैं, पुरुष को जाने दे रहे हैं, तो पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है दोस्तों आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सारे लोग एक समान हैं। तो दोस्तों यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक समान नहीं है, महिलाओं की एंट्री रोक दी एंड पुरुष को जाने दिया जा रहा है। एंड दोस्तों तीसरा वायोलेशन था आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए बोला है इस आर्टिकल ने। बट दोस्तों अगर इनको एक तरह से अनटचेबल माना जा रहा है कि ये इनके दर्शन नहीं ले सकती, ये प्योर हैं, दैट इज अनटचेबल, तो दोस्तों इस चीज का भी वायोलेशन हो रहा है। एंड दोस्तों आर्टिकल 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हैं। बट दोस्तों इसमें इनको पूजा करने से रोका जा रहा है, मतलब लॉर्ड अयप्पा के दर्शन ये लोग नहीं ले सकते। तो दोस्तों 4 आर्टिकल का वायोलेशन हो रहा था। एंड जो वहां के पेटिशनर्स थे केरला हाई कोर्ट में, उन्होंने पिटीशन दाखिल करी, मतलब याचिका दाखिल करी, उसमें इन्होंने बोला जज साहब 4 आर्टिकल्स का वायोलेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। बट दोस्तों क्या हुआ, केरला हाई कोर्ट ने बोला 1991 में कि ये लोग अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन ये लोग हैं एंड ये अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि फंडामेंटल राइट के आधार पर ये नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट के आधार पर दोस्तों रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती हमारी गवर्नमेंट, इस आर्टिकल में लिखा है। सिर्फ 3 ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि जो भी लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, ये उनके धर्म के हिसाब से हो रहा है, इसलिए हम इनकी बात को अप्रूव करते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसको मतलब एक तरह से अपहेल्ड कर दिया कि वुमेन की एंट्री अभी भी दोस्तों रोक रखी थी जब 1991 में ये जजमेंट आई थी। फिर दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी याचिका। जब हाई कोर्ट में दोस्तों इनकी बात नहीं मानी गई कि मतलब इस चीज को रोका जाए, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एंड इस केस का नाम है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम पड़ा यंग इंडियन लॉयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दोस्तों ये बहुत ही फेमस केस है, एग्जाम में अगर आप इस केस को लिख के आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से दोस्तों आप एग्जाम में जरूर लिखिए, हमेशा लिखिए, पीसीएस का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे बाकी बच्चों के मुकाबले। तो दोस्तों क्या हुआ, जब ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी, याचिका दाखिल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या बोला, 4:1 की जजमेंट आई, मतलब टोटल 5 जज ने मिलकर इसका फैसला सुनाया था दोस्तों। 5 जज का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एंड दोस्तों 5 या 5 से ज्यादा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाता है। तो 4 जज एंड 1 जज दोस्तों मतलब अपोज कर रहा था। 4 जज दोस्तों फेवर में आ गए, कि फेवर में किस चीज के आ गए, कि इनके फेवर में आ गए, पेटिशनर्स के फेवर में आ गए कि पेटिशनर्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। एंड इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नल एंड डिक्लेयर कर दिया कि अब से महिलाएं कहां जा सकती हैं, मंदिर में लॉर्ड अयप्पा के दर्शन ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी ये लोग नहीं कर सकते कि महिलाओं को जाने से रोक दे। अब दोस्तों जो ये थे रिलीजियस डिनोमिनेशन वाले, मतलब लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स थे, ये सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे थे कि जज साहब मतलब सुप्रीम कोर्ट, हम लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं एंड अगर हम लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मतलब ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, मैंडेटरी है। एंड अगर हम ये करते हैं तो हम किसी का भी फंडामेंटल राइट ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो ये आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ही नहीं है, मतलब ये कोई एसेंशियल चीज नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है कि आप महिलाओं की एंट्री को रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। एंड दूसरी बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि आप रिलीजियस डिनोमिनेशन भी नहीं है, मतलब आप ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीज इनकी मना कर दी कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं है जो ये कर रहे हैं, एंड दूसरा ये रिलीजियस डिनोमिनेशन ही नहीं है। एंड अगर ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है ही नहीं तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों ले ही नहीं सकते, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 4:1 में बोला, मतलब
4 जजेस ने बोला कि एंट्री अलाउड करनी है आपसे, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बट दोस्तों एक जज ने बोला कि कोर्ट्स को धर्म के बीच में नहीं बोलना चाहिए, धर्म को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। अब दोस्तों मैं 5 जजों के नाम बताता हूं आपको। चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने इस बेंच को हेड किया था दोस्तों, तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, देन जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, देन AM खनविलकर साहब, देन दोस्तों इसमें चौथे जज थे RF नरीमन साहब, देन थी एक फीमेल जज भी थी दोस्तों इसमें, दैट इज श्री इंदु मल्होत्रा जी। तो दोस्तों 5 जज हो गए। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है? महिलाओं के साथ हो रहा है दोस्तों। बट इसको जो अपोज जिसने किया है ना वो भी महिला ही थी, मतलब महिला दैट इज इंदु मल्होत्रा जी ने ही डिसेंट जजमेंट दिया था। मतलब क्या, इन्होंने बोला कि इनको जो करना है इनको करने दीजिए, कोर्ट्स को इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बट आप देख लीजिए कि महिला ही हैं जिन्होंने इस जजमेंट को दोस्तों अपोज किया था। बाकी 4 जजेस ने बोला कि महिलाओं की एंट्री नहीं रोकनी है। तो दोस्तों ये था हमारा शबरीमाला टेम्पल केस। अभी भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिव्यू करेगी, मतलब अभी तक 5 जज ने मिलकर बैठक करी थी, अब इससे हायर बेंच मतलब या तो 7, 9, 11 जितने भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा इसको दोस्तों रिव्यू करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं। तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया लेटर ऑन कि ये लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, तब दोस्तों वुमेन की एंट्री को रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ उस टाइम वो हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन सकते हैं। बट दोस्तों अभी के लिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि एंट्री नहीं रोक सकते क्योंकि ये लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल 26 एंड शबरीमाला केस बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।